हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं अपसारी अभिसारी चिंतन। तो ऐसा टॉपिक है जो कि यूपी टेट सभी टेट के एग्ज़ाम में यह आते हैं, ठीक ना। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जो जितने भी टेट हैं, यह ऐसे टॉपिक है कि सभी में यह प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हम लोग पढ़ेंगे अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और उसके उसके बारे में अंतर जो हम लोग पढ़ेंगे। तो और उसके साथ साथ हम लोग उसका प्रश्न भी करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि अभिसारी चिंतन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यह ऐसा टॉपिक है सभी एग्जामों में आता है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभिसारी चिंतन क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है, ठीक ना। अभिसारी चिंतन क्या होता है? यह बच्चों में अभिसारी चिंतन मतलब तर्क करने की शक्ति, सोचने की शक्ति और सृजन करने की शक्ति को बढ़ावा देता है, ठीक ना। और उसके खोज करने, आविष्कार करने की शक्ति को बढ़ावा देता है। यह कहलाता है अभिसारी चिंतन, ठीक ना। और अभिसारी चिंतन में जब कोई समस्या रखी जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए बच्चा या व्यक्ति अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। जब कोई समस्या रखी जाती है तो उस समय बच्चा या व्यक्ति कोई भी हो तो वह अपने कल्पना शक्ति, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है तथा उस समय उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को अभिसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे जो समस्या होती है, तो यह इस प्रकार के जो चिंतन करता है बच्चा या व्यक्ति कोई, तो इस प्रकार के चिंतन को क्या कहा जाता है? सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है, ठीक ना, या अपसारी चिंतन कहा जाता है। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन जो होता है आउट ऑफ द बॉक्स पर आधारित होता है, चिंतन पर आधारित होता है। यह मतलब एक पॉइंट से नहीं, यह सभी पॉइंट मतलब इसका दिमाग, व्यक्ति या बच्चे का दिमाग क्या होगा, यह चारों तरफ मतलब एक बिंदु से हटकर सभी दिशाओं में तर्क करता है, ठीक ना। इसी को कहा गया है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब क्या होता है? सामान्य सोच से अलग सोच पैदा करना। जो सामान्य सोच है उससे अलग सोच पैदा करना, यह कहलाता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, ठीक ना। यह इसका मतलब है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, अभिसारी चिंतन हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इस दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे, ठीक ना। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक ना। देखिए अभिसारी चिंतन क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित होता है। जैसे क्या होता है कि एक बिंदु है और इस पे सोच एक ही बिंदु पर आएगा, कितना भी मतलब कोई भी तर्क करेगा तो एक ही बिंदु पर इसका तर्क करेगा। जैसे बच्चा को कह दिया जाए कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की बच्चा जानता रहेगा तो वो बता देगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो यह क्या है? ये फैक्ट है, मतलब उसका पॉइंट एक ही है कि वह लखनऊ इसका ही राजधानी है, ठीक ना। उस पर तर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह अभिसारी चिंतन होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जिस प्रकार के चिंतन में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती, देखिए इसमें क्या है, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। यह क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन। जैसे यह अभिसारी चिंतन कहलाता है, जैसे कहानी जो हम लोग सुनते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो उसमें बच्चा क्या करता है, वो अपने दिमाग को तर्क करता है, तो उसमें अपसारी चिंतन होता है। जैसे कहानियों में क्या होता है? अपसारी चिंतन, न कि अभिसारी। यहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है, ठीक ना। जिसमें बच्चा क्या करता है, यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। क्या करता है? अभिसारी जो चिंतन है यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। अभिसारी चिंतन पर तथ्य आधारित होती है। अभिसारी चिंतन से किसी समस्या के हल निकालने पर केवल और केवल एक निकलता है। जब अभिसारी चिंतन पर क्या होता है, किसी समस्या का हल निकाला जाता है तो सिर्फ एक ही उसका आंसर होगा, उसका हल होगा, ठीक ना। यह अभिसारी चिंतन कहलाता है। जब कोई बालक पहले से बने नियम और तथ्यों के आधार पर किसी समस्या का
नियम पर बने किसी समस्या का हल निकालता है तो उसके द्वारा किया गया चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है, ठीक ना। उसके द्वारा किया गया चिंतन क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो यह जो है इस पे फैक्ट है कि मतलब एक ही आंसर होगा, एक ही उसका हल होगा, तो यह अभिसारी चिंतन कहलाता है। बच्चा एक ही पॉइंट उस पर एक ही पॉइंट पे वह नज़र डालेगा, ठीक ना। इसका आंसर होगा जो कि अभिसारी चिंतन, एक ही समस्या का एक ही हल होगा, समस्या का एक हल होगा, ठीक ना। अब इसके बारे में हम लोग अभिसारी तथा अपसारी चिंतन में अंतर पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें हम लोग अंतर पढ़ेंगे, इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। तो देखिए पहले अपसारी चिंतन क्या करता है। अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है, ठीक ना। अपसारी चिंतन क्या करता है? खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है। यह खोज का अवसर प्रदान करता है, पर अवसर प्रदान नहीं करता है। क्या करता है? अभिसारी चिंतन जो है यह एक ही बिंदु पर आधारित होती है और यह खोज का अवसर प्रदान नहीं करता है। इसमें बच्चा खोज तर्क नहीं करता है, जो फैक्ट रहेगा उसी को बताएगा, ठीक ना। और अपसारी चिंतन में उसमें बच्चा आविष्कार, मौलिकता, खोज, अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन जो हमारा इसमें जो हमारा इस तरह अपसारी चिंतन में यह अंतर होते हैं, ठीक ना। देखिए सेकंड ऑप्शन जो कर रहा है, इस प्रकार के चिंतन से बालक सृजनशील बनते हैं। जो अपसारी चिंतन होते हैं, इस प्रकार के चिंतन से क्या करते हैं? बच्चे सृजनशील होते हैं और इसमें बालक का मस्तिष्क का विकास होता है। इस प्रकार के चिंतन से बालक में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है? इसमें बालक की क्या होता है? रटने की क्षमता, प्रवृत्ति, मतलब उसकी जो क्षमता होती है उसमें उत्पन्न होती है। वह बच्चा एक ही कार्य को बार बार करेगा तो वह क्या होगा? वह उसमें उसके रटने की क्षमता की प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। अभिसारी चिंतन से बालक की कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। जो अपसारी चिंतन होता है उसमें क्या होता है? बच्चा का शक्ति और कल्पना शक्ति का और बुद्धि का विकास होता है। इसमें उसका मस्तिष्क का दिमाग क्या होता है? ब्रॉड होता है। और अभिसारी चिंतन से बालक की कल्पना शक्ति एवं शुद्ध एवं बुद्धि, ठीक ना, एवं बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर शुद्धि लिखा है, यहाँ पर बुद्धि होगा। अभिसारी चिंतन से बालक की कल्पना शक्ति एवं बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें बच्चा क्या, उसका सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अभिसारी चिंतन में बच्चा उस पर तर्क नहीं कर पाता है, ठीक ना, कोई समस्या पर तर्क नहीं कर पाता, यह अभिसारी चिंतन कहलाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग इसमें चौथा देखें। अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। जब अपसारी चिंतन होता है उसमें एक समस्या का क्या होता है? एक से अधिक हल निकलता है, यह अपसारी चिंतन होता है। और इस प्रकार के चिंतन, और हम लोग अभिसारी चिंतन में देखें, अभिसारी चिंतन में इस प्रकार के चिंतन से किसी भी समस्या का केवल एक ही हल निकलता है। जो इस प्रकार की समस्या होती है, चिंतन से किसी भी समस्या का केवल एक हल सिर्फ होता है। किसमें? अभिसारी चिंतन में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अपसारी चिंतन में होता है कि एक से अधिक समस्या का हल निकलता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अपसारी चिंतन, इस प्रकार का चिंतन किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता है। देखिए इस प्रकार के जो अपसारी चिंतन होता है एक निश्चित तथ्य पर यह आधारित नहीं होता, इसका अलग अलग तथ्य भी हो सकते हैं, ठीक ना। और अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन एक निश्चित तथ्य पर आधारित होता है। जो उसका पॉइंट रहेगा वो, जैसे अभी बताएं हम कि अगर बच्चा से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो उसका तथ्य एक ही है, ठीक ना, वो बताएगा उत्तर प्रदेश। तो उसका क्या, उस पर चिंतन नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट आपको बताएगा कि उसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो यह इस पर बच्चा अभिसारी चिंतन यह कहलाता है, इसका तथ्य निश्चित है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अपसारी चिंतन से एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जा सकता है। अपसारी चिंतन से जो समस्या होती है, अपसारी चिंतन से उस पर क्या होता है, एक समस्या जो होती है उसका अलग अलग विधि द्वारा हल निकाला जा सकता है। उस पर कई विधि का प्रयोग करके हम उसका हल निकाल सकते हैं, ठीक ना। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है, एक समस्या का हल सिर्फ ज्ञात विधि द्वारा, मतलब हम जो जानते रहेंगे उसको
उसी से हम उसका हल निकालेंगे, ठीक ना, अभिसारी चिंतन में। और आगे आगे हम लोग देखते हैं सातवां, इस प्रकार के चिंतन के द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। इस प्रकार के जो अपसारी चिंतन होते हैं, इसमें खोजा गया जो समस्या समाधान होता है यह मुक्त अंत वाला होता है। मतलब उसको मुक्त अंत का मतलब होता है कि बहुत से उस पर विचार किया जा सकता है, अलग अलग उसका आंसर दिया जा सकता है, उस अलग अलग हल उसका समस्या का हल किया जा सकता है। यह अपसारी चिंतन का समाधान होता है। यह मुक्त अंत वाला, यह ऐसे प्रश्न आते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न, ठीक ना। इसके द्वारा खोजा गया, और अभिसारी चिंतन में क्या होता है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंद अंत वाला प्रश्न किस में आता है, तो आप बता सकते हैं अभिसारी चिंतन में आता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ये 8वां पॉइंट, अपसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह किसी समस्या का पूरा अवलोकन करने के बाद नतीजा प्रदान करता है। यह क्या करता है, पूरी समस्या का अवलोकन करता है, उसके बाद उस पर अपना नतीजा प्रदान करता है, ठीक ना। यह क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जो अभिसारी चिंतन होता है, तो समस्या दी गई, उस पर क्या होता है, सिर्फ उसका एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा कि यह इसका हल होगा, ठीक ना। यह क्या अभिसारी चिंतन कहलाता है। और अपसारी चिंतन में क्या होता है, किसी समस्या के समाधान से अधिक समय लग सकता है। जो अपसारी चिंतन होता है उसमें इस समस्या के समाधान के लिए अधिक समय भी लग सकता है, ठीक ना। अधिक समय भी लग सकता है, कम भी समय लगता है। तो इसमें अपसारी चिंतन का यह अपसारी चिंतन में यह होता है, यह किसी समस्या का समाधान करने के लिए अधिक समय लगता है। और अभिसारी चिंतन में द्वारा किसी समस्या का समाधान जल्द निकल जाता है। जो अभिसारी चिंतन होता है उसमें फैक्ट रहता है, तथ्य रहता है, उसका समाधान जल्द ही निकल जाता है, ये उसका तथ्य सुनिश्चित होता है, ठीक ना। तो वह इसमें अभिसारी चिंतन में होता है। और अपसारी चिंतन का हल उतना सटीक नहीं होता है। देखिए जो 10वां पॉइंट है, अपसारी चिंतन का हल उतना सटीक नहीं होता है, उस पर अलग अलग तर्क करके निकाला जाता है। अपसारी चिंतन में क्या होता है, अपसारी चिंतन में हल जो उसका आता है, उसका प्रश्न का आंसर आता है या समस्या का जो हल निकाला जाता है वह शुद्ध होता है और सटीक होता है, उसका तथ्य सुनिश्चित होता है कि यह उसका आंसर होगा, ठीक ना। यह जो 10 पॉइंट थे अपसारी चिंतन में अंतर। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक। तो आप लोग इस प्रश्न को भी देखिएगा। इसमें देखिए जो प्रश्न आते हैं कैसे आते हैं आपको यह बताना है। देखिए इसमें प्रश्न क्या कर रहा है, प्रवाहपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश डैश के संबंधित तत्व हैं। गुण है अपसारी चिंतन, त्वरण है, प्रतिभा है। तो आपको बताना है प्रवाहपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के डैश डैश के साथ संबंधित है। तो हम लोग किसमें पढ़े थे कि हमारा जो प्रवाहपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होना चाहिए। तो यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो यह किसका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यह अपसारी चिंतन का गुण होता है, ठीक ना। इसमें मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहपूर्ण यह बच्चों में होता है, यह अपसारी चिंतन का गुण होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है यह आपको बताना है। अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अहमवादी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है यह आपको बताना है, ठीक ना। आउट ऑफ द बॉक्स अभी हम लोग पढ़े थे, किसमें था आउट ऑफ द बॉक्स, बच्चे एक पॉइंट से हटकर सोचता है, ठीक ना। वह सभी दिशा में सभी पॉइंट पे उस पर तर्क करता है। तो इसमें किसमें दिया था हम लोग का, तो ऑप्शन हम लोग का जो इसमें सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता से संबंधित है अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन। इसमें सृजनात्मकता बच्चा किसमें करता है यह आपको बताना है। अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें बच्चा सृजनात्मक चिंतन किसमें करता है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो आप लोग जानते हैं कि सृजनात्मक चिंतन और लचीलापन इसमें किसमें होता है बच्चे में, अपसारी चिंतन में होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बच्चा सृजनात्मक चिंतन करने में उसका क्या होता है, मस्तिष्क की सोचने की क्षमता अधिक हो जाती है।
तो यह सृजनात्मक चिंतन इसी से संबंधित है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। तो समस्या का एकमात्र, अभी हम लोग पढ़े, एकमात्र समाधान क्या होता है? बच्चा जब एक ही पॉइंट पे सोचता है, सिर्फ एक ही उसका किसी समस्या का हल निकालता है, एक पॉइंट पे ही सोचता है, एकमात्र समाधान होता है, तो उसका बच्चा उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो उससे संबंधित समाधान होता है हमारा अभिसारी चिंतन, ठीक ना। क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा? किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन और अनुकूलन चिंतन। किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा यह आपको बताना है। तो हम लोग किस में पढ़ रहे थे? एक से अधिक हल होने पर उसमें हम लोग का कौन सा चिंतन होगा? तो अपसारी चिंतन होगा, ठीक ना। कौन सा चिंतन होगा? अपसारी चिंतन होगा। इसमें ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इसमें कौन सा चिंतन होगा? बच्चा क्या करता है? रचनात्मक तरीके से सोचता है, इसमें कौन सा चिंतन होगा? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इसमें कौन सा चिंतन होगा यह आपको बताना है, ठीक ना। यह आपको बताना है, बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इसमें कौन सा चिंतन होगा। तो रचनात्मक तरीके से बच्चा किस में सोचता है हम लोग पढ़े हैं। तो बच्चा रचनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, लचीलापन से, इसमें किस में सोचता है? तो यह अपसारी चिंतन में सोचता है, ठीक ना। यह अपसारी चिंतन में सोचता है बच्चा। यह ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मकता उत्तरों के लिए कौन सा आवश्यक है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक ना, मुक्त अंत वाले प्रश्न, उस पर अलग अलग विचार, उस पर अलग अलग आंसर आ सकते हैं, और बंद अंत वाले अभिसारी चिंतन में होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह अपसारी चिंतन का पॉइंट है। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। जो अलग अलग सोच वाले बच्चे होते हैं और पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, किसका? विकलांग का, डिसलेक्सिया का, सृजनात्मक का, प्रत्यास्थी का। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों के लिए पहचान करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो इसमें से जो बच्चा अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों के लिए पहचान करते हैं, तो यह सृजनात्मक होता है, ठीक ना। क्या होता है? सृजनात्मक होता है, या आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? जो ग्रेड है वह अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? अपसारी से, विश्लेषणात्मक से, मुक्त अंत से, समस्या समाधान से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ग्रेड अंकों से, जो ग्रेड है यहाँ पे ड होगा, ठीक ना। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो अब आप लोग देख रहे हैं कि अब जो अंक होते थे पहले मिलते थे स्कूलों में, अब इसमें ग्रेड भी मिलते हैं, ठीक ना। ग्रेड अब मिलते हैं, तो इसमें कैसे यह अलग है? इसमें कैसे अलग है? तो यह विश्लेषणात्मक होता है, ठीक ना। यह विश्लेषणात्मक होता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो ये कौन से एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन पूछ रहा है। रचनात्मक, सृजनात्मक, लचीलापन, तो यह किस में आते हैं यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह आपको बताना है किस में है। तो यह क्या करता है? विद्यार्थियों की योग्यता और क्रम निर्धारण करता है, ठीक ना।
विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।